हेलो बच्चों, एस पॉइंट के चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। मैं राजेश मिश्रा आज आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। बेटा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले इनर्शिया की बात करते हैं कि इनर्शिया है क्या चीज, क्योंकि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंपटीशन में आते हैं। व्हिच लॉज ऑफ मोशन इज द लॉ ऑफ इनर्शिया? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हम लोगों को इनर्शिया के बारे में जानना होगा। बेटा, इनर्शिया पर एग्जाम्पल जो है, जो इनर्शिया के एग्जाम्पल है वो नीट और आईटी के कंपटीशन में भी पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बेटा क्या समझे इनर्शिया को। इनर्शिया क्या होता है? क्या इनर्शिया कोई वस्तु है? क्या इनर्शिया गुण है? तो यही हमको समझना है बेटा। इनर्शिया प्रॉपर्टी है, इनर्शिया एक गुण है। किसका गुण है, किसका प्रॉपर्टी है? तो किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है? देखिए आप डेफिनेशन, बोर्ड पे आपके डेफिनेशन है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट टू अपोज द स्टेट ऑफ चेंज। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच they cannot change their state of rest or uniform motion along a straight line by their own is called inertia. इसको बेटा ऐसे भी कह सकते हैं कि inherent property of the material object to oppose the state of change is called inertia. अवस्था परिवर्तन के विरोध करने का जो गुण होता है किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट में, मासिव ऑब्जेक्ट में, उसको इनर्शिया कहते हैं। बेटा, इनर्शिया विदाउट मास इनर्शिया नहीं होगा, मासिव ऑब्जेक्ट का ही प्रॉपर्टी होगा इनर्शिया। और कैसा प्रॉपर्टी? तो स्टेट ऑफ चेंज, अवस्था परिवर्तन के विरोध करने का जो गुण है उसको क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डेफिनेशन बता रहे हैं। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट टू अपोज द स्टेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड इनर्शिया। अब स्टेट ऑफ चेंज बेटा क्या क्या आएगा? अगर रेस्ट में है तो मोशन का विरोध करेगा, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल होंगे। मोशन में है तो रेस्ट में आने का विरोध करेगा, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल होंगे। किसी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और अगर व्हीकल मुड़ गया तो मुड़ने का विरोध करेगा, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल होगा। तो बेटा, इनर्शिया प्रॉपर्टी है मटेरियल ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ चेंज का क्या करता है? विरोध करता है। इस तरह हम लोग टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बेटा बात करेंगे। 3 प्रकार की इनर्शिया होता है। इनर्शिया के प्रकार देखिए, एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इनर्शिया ऑफ मोशन जैसा कि अभी जस्ट आपको बताया है, और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करें। अब डेफिनेशन जो पढ़े हैं उसी में आप चाहे तो लिख सकते हैं। इनहेरेंट प्रॉपर्टी, देखिए चेंज के स्थान पर क्या कर देंगे? रेस्ट कर देंगे। क्या आ जाएगा बेटा डेफिनेशन? इनहेरेंट property of the material object, inherent property of the material object, inherent property of the material object to oppose the state of change जहां था, to oppose the state of rest, state of rest is called inertia of rest, is called inertia of rest। ये हमारा बेटा inertia of rest का जो है डेफिनेशन हो गया। Inherent property of the material object to oppose the state of inherent property of the material object to oppose the state of rest is called inertia of rest। बेटा, इसके जो है एग्जाम्पल जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जाम्पल में बच्चे गलत कर बैठते हैं। तो आप इस चीज को समझिए जिससे आपका गलत ना हो।
तो आप इसके कॉन्सेप्शन को समझिए। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अब वो मोशन का विरोध करेगा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल होगा। तो क्या लिखे आप, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट टू अपोज द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे इसके एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, पूछा हुआ एग्जांपल है। फर्स्ट देखिए आप, when we give sudden jerk to the blanket, when we give एकाएक जब देते हैं हम लोग, यानी sudden jerk, when we give sudden jerk to the blanket, blanket means बेटा कम्बल हो गया, when we give sudden jerk to the blanket, then dust particles fall off, डस्ट पार्टिकल का गिर जाना, ये किसका एग्जांपल हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। क्यों, समझिए आप, कंबल को तुम झाड़ते हो, अब व्हेन वी गिव सडन जर्क द ब्लैंकेट बोलो, बेडशीट बोलो, टॉवेल बोल दो, कुछ भी बोल दो, किसी को भी आप झाड़ रहे हो, तुम बाल को ही क्यों न झाड़ रहे हो, दैट इज एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों, क्योंकि देखो तुम किसको जर्क देते हो, कंबल को देते हो। तो ब्लैंकेट अगर नीचे आता है तो यू कैन सी द ऑल द डस्ट पार्टिकल्स, वो क्या होता है, ऊपर में जो है रेंगने लगता है। तो कंबल आ गया नीचे, डस्ट पार्टिकल चाहता है कि रेस्ट में रहे, मोशन का विरोध करेगा, रेस्ट में है मोशन में आने का विरोध करेगा, तो डस्ट पार्टिकल जहां है वही रह जाएगा, कंबल नीचे आ गया। अब वो ग्रेविटी के कारण जो है अपने वेट के कारण नीचे गिर पड़े, कंबल देखोगे ऊपर जाएगा, डस्ट पार्टिकल जो है नीचे रेंगने लगते हैं, क्योंकि वो अपने जगह पे रहना चाहता है, कंबल चला गया ऊपर, वो रेस्ट में रहना चाह रहा है। तो इसका एग्जांपल आ जाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। और भी आप देखिए, बस पर आप बैठे हुए, यू आर सिटिंग इन ए बस एंड बस स्टार्ट टू मूव, यू आर सिटिंग इन ए बस एंड बस स्टार्ट टू मूव। यू आर सिटिंग इन ए बस एंड बस स्टार्ट टू मूव, ये भी बेटा किसका एग्जांपल होगा, वी आर सिटिंग इन a bus and bus start to move and bus start to move, we experience a jerk, we experience a jerk in backward direction, we experience a jerk in बैकवर्ड डायरेक्शन। बेटा ये किसका एग्जांपल है, ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। बस मूव कर गया, अब बस के कांटेक्ट में तुम्हारा जो हिस्सा है पैर से लेकर के कमर तक, वो बस के साथ मूव कर गया, और शेष जो बॉडी है जो उसके कांटेक्ट में नहीं है, जब तुम लूजली बैठोगे तभी इसका अनुभव होगा, वो कहां चला जाएगा, वो रेस्ट में रहना चाह रहा तो चला गया पीछे, ये तुम्हारा आगे हो गया, यानी तुम बैकवर्ड जर्क का अनुभव करो। या आप बस में लूजली खड़े रहिए, बस या ट्रेन पे, बस या ट्रेन एकाएक मूव कर गया तो पैर जो बस के कांटेक्ट में है वो तुम्हारा मूव कर जाएगा उसके साथ, जिस स्पीड से मूव कर रहा है, जो एक्सलेरेशन ले रहा है उसी फोर्स के साथ वो मूव कर जाएगा। शरीर का शेष हिस्सा रेस्ट में रहना चाहेगा, तुम धड़ाम से पीछे गिर पड़ोगे। कोई पूछे किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। और भी आप देखिए, ये सब एग्जांपल जो है इंपॉर्टेंट है और पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं। मान लीजिए कोई ग्लास पेन है, ये मान लो तुम्हारा एक ग्लास पेन है, ठीक है, ये हमारा ग्लास पेन हो गया बेटा, ये ग्लास पेन है। अब अगर इसमें हम बुलेट मारते हैं बेटा, तो बुलेट का क्या होता है, उतना ही छोटा सा होल बन जाता है। लेकिन वही अगर हम इसी ग्लास पेन में अगर हम पत्थर से, स्टोन से मारें, तो तुम देखोगे जहां स्टोन से मारेंगे तो ये चटक जाता है, ऐसा हो जाएगा। जहां स्टोन लगा है वहां वो चटक जाएगा, उसके अगल बगल पूरे चटक जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, तो अगर हम क्लोज डिस्टेंस से बुलेट से मार रहे हैं, व्हेन ही फायर्ड ए बुलेट फ्रॉम द क्लोज डिस्टेंस इन ग्लास पेन, देन ए स्मॉल होल एंड अदर साइड क्या होता है, चटकता नहीं है। क्यों, क्योंकि ग्लास का जो हिस्सा बुलेट के कांटेक्ट में आया, क्योंकि बुलेट का मोमेंटम बहुत ज्यादा है, उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा है,
तो तत्काल मोमेंटम उतने ही हिस्से को ट्रांसफर होता है और वो हिस्सा निकल जाता है, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण और हिस्से जो है शेष ग्लास में मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हो पाता। मोमेंटम ट्रांसफर के लिए टाइम चाहिए, तो यहाँ टाइम नहीं मिल पाता है, शॉर्ट टाइम होता है, शेष हिस्सा जहां का तहां रह जाता है, यानी नहीं चटकता है। किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब आप पत्थर से स्टोन से मारते हो तब क्या होता है बेटा? स्टोन का वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, हम ही लोग फेंकते हैं, तो तुम कितना वेलोसिटी से फेंक सकते हो तुम खुद समझ पा रहे हो। तो स्टोन से जब हम फेंकते हैं, यहाँ मोमेंटम ट्रांसफर के लिए टाइम मिल जाता है, मोमेंटम अगल बगल हर जगह ट्रांसफर हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, ग्लास का वो हिस्सा रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन उसको जो कुछ मोमेंटम मिला जिस कारण वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, परिणाम क्या हो जाता है, पूरा ग्लास पे चटक जाता है। किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इस तरह बेटा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, आप इस चीज को याद रखिएगा। कोई चीज रेस्ट में है, मोशन में आने का विरोध करेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल होगा। आपको जो पूछे गए एग्जाम्पल सब है इस टाइप के बहुत सारे हो सकते हैं। तुम बाल को झाड़ो, वहां भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण बाल में जो गंदे होते हैं वो झड़ जाते हैं, तो ये सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। रस्सी है, रस्सी को हम सडन जर्क देते हैं वो टूट जाता है, क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। तो बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब यहां भी डेफिनेशन बेटा वही होगा। यहां डेफिनेशन क्या होगा? इनहेरेंट प्रॉपर्टी, inherent property of material object, by inherent property of material object to oppose the state of motion, to oppose the state of motion is called inertia of motion। अब बेटा इसका एग्जांपल देखिए, क्योंकि एग्जांपल ही पूछे जाते हैं। Inherent property of the material object to oppose the state of motion is called inertia of motion। अब यहां देखो, तुम बस में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन और बस मूव कर रहा है, मूविंग बस है, यानी वी आर सिटिंग इन ए मूविंग बस, हम मूविंग बस में बैठे हैं, एंड बस टेक ब्रेक, बस वाला जो है ब्रेक ले लिया, तुम आगे की तरफ गिर पड़ते। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि तुम्हारा जो हिस्सा बस के कांटेक्ट में है, अब बस अगर मूव किया धीरे धीरे पूरा शरीर मूव करने लगता है, बस वाले ने ब्रेक लिया, तो बस ने ब्रेक लिया तो तुम्हारा जो हिस्सा शरीर का जो पोर्शन, अगर तुमने बैठा है तो कमर से लेकर के पैर तक वो बस के कांटेक्ट में है, बस ने ब्रेक लिया तो उसका स्पीड जैसे जैसे 80 से 70 हुआ, 60 हुआ, वो रुक रहा है, तो तुम्हारा उस हिस्से का जो है स्पीड धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन शेष का स्पीड जो है जो बस के कांटेक्ट में नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट में, उसका स्पीड जिस टाइम वो ब्रेक लिया है, अगर मान लो 80 किलोमीटर पर आवर है, तो 80 किलोमीटर पर आवर से आगे भागता है, और इस हिस्से का स्पीड कम होने लगता है, तो परिणाम क्या होता है, तुम आगे की तरफ एक जर्क महसूस करते हो। यहाँ क्या हो रहा है, शरीर का जो हिस्सा मोशन में था, जो मोशन में था वो रेस्ट में आने का विरोध किया, और जो तुम्हारा मूव कर रहा था, यानी बस के साथ पूरा शरीर हमारा मूव कर रहा था, अब वो मोशन में था, वो रेस्ट में आने का विरोध कर रहा है, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन है। आप लिख सकते हो इसका एग्जांपल, when we are sitting in a moving bus, बैठे नहीं है, बस खड़ा नहीं है, we are sitting in moving bus and बस अप्लाई, यानी ड्राइवर अप्लाई ब्रेक, एंड ड्राइवर applies brake, then we are experience
ए फॉरवर्ड जर्क, एक्सपीरियंस ए फॉरवर्ड जर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया मोशन। इसका एग्जाम्पल होगा इनर्शिया मोशन का। इसी तरह देखिए, आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इनर्शिया रेस्ट क्या है, इनर्शिया मोशन क्या है। आप बेटा निशान लगा ले जाओगे। हमने क्लियर कर दिया है, अगर शरीर मोशन में है तो रेस्ट में आने का विरोध करेगा, तो इनर्शिया मोशन के एग्जाम्पल होंगे। जैसे देखो, ट्रेन में तुम हो, तुम देखते होगे कि ट्रेन पर से, इसका एक एग्जाम्पल बेटा ये हो गया। सेकंड मैं आपको एक और समझा दे रहा हूं। तुम देखते होगे ट्रेन पर से हम लोग जब उतरते हैं तो कुछ दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि ट्रेन अब प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, उसका स्पीड तो कम हो गया, लेकिन उसका जो भी स्पीड है, अगर उसका स्पीड जो है मान लीजिए आपका 5 किलोमीटर पर आवर है, तो तुम्हारे पूरे शरीर का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होता है। तुम जैसे प्लेटफॉर्म पे आओगे तो तुम्हारा शरीर 5 किलोमीटर पर आवर से प्लेटफॉर्म पे आएगा। अब अगर तत्काल तुम रुक जाओगे तो पैर तो हो गया रेस्ट में, शरीर मोशन में है, परिणाम क्या होगा? हम गिर पड़ेंगे। इसीलिए ट्रेन से उतरने के बाद अगर कुछ लोग चलती ट्रेन में उतरते हैं तो थोड़ा दौड़ते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल आएगा? इनर्शिया मोशन का। ये आप याद रखिएगा, मोशन में होने के कारण हम गिर पड़ेंगे, इनर्शिया मोशन का एग्जाम्पल होगा। अब नेक्स्ट बेटा हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखो, डेफिनेशन वही डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन बेटा लिख सकते हो। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट टू अपोज द स्टेट ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनहेरेंट property of material object, inherent property of material object to oppose the state of direction, to oppose the state of direction is called inertia of direction. Inertia of डायरेक्शन। अब जैसे आप देखिए, कोई ये मान लो तुम्हारा सर्कुलर टर्न है और इस सर्कुलर टर्न पे तुम यहां मुड़ गए। मान लो तुम बाइक से हो या किसी व्हीकल में तुम हो, तुम मुड़ गए। अब हो क्या रहा है, तुम जो है इधर मुड़ोगे। मान लो तुम बाइक के साथ तुमने इस तरह मुड़ दिया आपने इसको, तुम इधर मुड़े हो। अब चलने का डायरेक्शन किधर था तुम्हारा? तुम जैसे इधर मुड़ोगे तो शरीर जो है टेंजेंशियली ऐसे भागता है। क्यों? क्योंकि शरीर का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तुमने टर्न पे मोड़ लिया, तो जैसे ही तुम किसी टर्निंग पर, मान लो आर रेडियस में तुमने मोड़ लिया है, तो जैसे ही टर्निंग पर तुम मुड़ोगे तो बाइक तो इस तरफ मुड़ गया, लेकिन पूरा शरीर जो है इस तरफ जाना चाह रहा था। उसका उस वक्त डायरेक्शन जब तुमने मुड़ा है सर्कुलर टर्न पे, तुम कहीं से आ रहे हो, सर्कुलर टर्न पे तुम मुड़ गए, तो जैसे ये इधर मुड़ा तो पूरे शरीर सहित बाइक का डायरेक्शन इधर था। तो तुम एक एक्सपीरियंस झटका यानी जर्क महसूस करते हो किधर? टेंजेंशियल। तुम एक टेंजेंशियल जर्क का जो है अनुभव करोगे। ये इनर्शिया डायरेक्शन का बेटा एग्जाम्पल हुआ। इस तरह हम लोग जो है इनर्शिया के बारे में पूरा पढ़ लिए हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसको बार बार समझिए, एग्जाम्पल को देखिए, कारण का अध्ययन करो। जिस कारण घटना हो जाए वो उसका एग्जाम्पल होगा। रेस्ट में रहने के कारण घटना हो जाए तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है। मोशन में होने के कारण घटना हो जाए इनर्शिया ऑफ मोशन। और मुड़ने के कारण जो हमारा शरीर टेंजेंशियली जाता है तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब बेटा हम लोग देखते हैं लीनियर मोमेंटम, क्योंकि न्यूटन के लॉ को समझने के लिए हमको लीनियर मोमेंटम समझना पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम भी होता है, लीनियर मोमेंटम भी होता है। सबसे पहले हम लोग लीनियर मोमेंटम की बात करें तो बेटा लीनियर मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, दैट इज लीनियर मोमेंटम। ये तो डेफिनेशन हो गया। मोमेंटम होता क्या? कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी टू रिमेन इन मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी ऑब्जेक्ट के या बॉडी के मोशन में रहने की जो घटना होती है, जो प्रवृत्त होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं।
मासिव बॉडी में जब वेलोसिटी आ गया यानी वो मोशन में आ गया तो उसमें मोमेंटम आ जाता है। तो मोमेंटम जब किसी चीज में वेलोसिटी आएगा तभी होगा। होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और यूनिट इसका क्या बेटा होता है, तो ऐसा यूनिट इसका क्या आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये इसका जो है मास इंटू वेलोसिटी का। अब ये लीनियर मोमेंटम के लिए कुछ चीज हमको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा समझना पड़ेगा कि लीनियर मोमेंटम आखिर होता क्या है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अब तुम जैसे लिखते हो P इज इक्वल टू एम इंटू भी, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो रहा है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर हम मान ले कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कांस्टेंट है या डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उनके मोमेंटम कांस्टेंट है, तो अगर हम ऐसा मान ले कि इफ P यानी मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, अगर मोमेंटम बेटा कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हो जाएगा, m इंटू भी, वेक्टर साइन देने की जरूरत नहीं है, m इंटू भी क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। अब m इंटू भी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और तुमको कह रहे हैं अलग अलग व्हीकल है, उसके मोमेंटम कांस्टेंट है, तो तुम कहोगे मास इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी जिसका मास अधिक उसका वेलोसिटी कम। अब मान लो एक ट्रक चल रहा है और एक जो है कार चल रही है, हम कह दे दोनों का मोमेंटम कांस्टेंट है, दोनों के मोमेंटम सेम है, जो मोमेंटम ट्रक का है वही मोमेंटम कार का है, बताओ वेलोसिटी किसका अधिक होगा। तुम तत्काल कहोगे सर ट्रक का जो है मास अधिक है तो निश्चित रूप से उसका वेलोसिटी कम होगा। यहाँ कहना यही है कि मास एंड वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन आएगा। इसका देखो ग्राफ कैसे बनेगा, अगर इसका हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करें तो ग्राफ कैसे बनेगा, अगर यहां हम मास ले लें और इस पर वेलोसिटी ले लें, ये ग्राफ हमारा इस ढंग का आएगा। तो लीनियर मोमेंटम के लिए m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v होगा। y एक्सिस पर आप चाहे तो मास ले लें चाहे तो वेलोसिटी ले लें, यानी ग्राफ इस ढंग से होगा। तुम समझ सकते हो कि मास m1 है, वेलोसिटी v1 है। देखो मास जो है कम हो गया ऑब्जेक्ट का, m2 हो गया, वेलोसिटी बढ़ करके v2 हो गया। ये एक इनवर्स रिलेशन को बता रहा है, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v होगा। अब हम ये भी समझ सकते हैं, यहां हमने बोला है कि मोमेंटम कांस्टेंट है। अब तुम मान लो किसी मास कांस्टेंट, दो ऑब्जेक्ट हो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, उनके मास कांस्टेंट, तब क्या होगा, यदि तुमसे हम बोले कि m कांस्टेंट, इफ m कांस्टेंट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है लेकिन उसके मास कांस्टेंट है, तो तुम तत्काल हमसे कहोगे कि p प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो p प्रोपोर्शनल v का मतलब कि अगर मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, p प्रोपोर्शनल v होगा, यानी अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं लेकिन उनके मास सेम है तो p प्रोपोर्शनल v होगा, यानी जिसका वेलोसिटी अधिक होगा उसके मोमेंटम भी अधिक होंगे। ये होना चाहिए, तो ग्राफ हमारा ये आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी हमारा ये ग्राफ होगा बेटा, एकदम स्ट्रेट लाइन है। यहाँ स्पष्ट है कि p प्रोपोर्शनल v है, मास कांस्टेंट है, तो निश्चित रूप से तुम बोलोगे मोमेंटम बढ़ रहा है तो कहेंगे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी बढ़ेगा। अब एक ये हो सकता है कि यहां तो ये हुआ कि p कांस्टेंट, m कांस्टेंट है, अब तुम बोल सकते हो कि सर v कांस्टेंट, तो अगर v कांस्टेंट होगा तो उस स्थिति में बेटा क्या आएगा, अगर v कांस्टेंट होगा तो p प्रोपोर्शनल m आएगा। तो तीसरा ग्राफ तुम ऐसा भी बता सकते हो कि अगर v कांस्टेंट है, इफ v कांस्टेंट, अगर v कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी कांस्टेंट है तो p प्रोपोर्शनल m आ जाएगा। p प्रोपोर्शनल m का मतलब कि ग्राफ हमारा इस टाइप से हो जाएगा, यहां पर हम p ले लेंगे y एक्सिस पर और यहां पर क्या ले लेंगे, m ले लेंगे, यानी ग्राफ हमारा ये आएगा। जिसका मोमेंटम अधिक उसका मास अधिक। तुम बोलोगे सर मास अधिक है, हम कहेंगे वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब कि जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट है
तो तुम बोलोगे कि सर जिसका मास अधिक है उसका मोमेंटम अधिक होगा। अब ट्रक और कार एक साथ चल रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि सर ट्रक और कार में दोनों के वेलोसिटी कांस्टेंट है। सर दोनों जो है 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ट्रक भी 50 से चल रहा है, कार भी 50 से चल रहा है। सर बताइए किसका मोमेंटम अधिक है? तो जिसका मास अधिक है उसका मोमेंटम अधिक है। इस टाइप से बेटा ग्राफ होता है इसके। और क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको बता दिए हैं। अब हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखें। बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो क्या चीज होगा? न्यूटन ने एक ऐसे संसार की कल्पना किया है जहां न तो कोई सपोर्ट का फ्रिक्शन है, न एयर ब्लोन कर रहा है, न एयर का फ्रिक्शन। अगर हम लोग चलते हैं बेटा तो एयर फ्रिक्शन हमको पीछे की ओर झटका देता है, उसको हम लोग एयर ड्रैग कहते हैं। उसको एडहेसिव फोर्स हम लोग बोलते हैं। एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्स है वो, लेकिन वो फ्लूइड मैकेनिक्स का फोर्स है, एयर में है। पानी में भी चलते हैं तो हमको फ्रिक्शन लगता है, तो वहां वो फ्लूइड मैकेनिक्स का कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स होता है। ये तो उसकी है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड का। तो यानी न्यूटन ने ऐसे संसार की कल्पना किया है जहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, ना सपोर्ट का फ्रिक्शन है, ना एयर ब्लोन कर रहा है। तो उसने बोला है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, वो चलता रहेगा। यानी तुम एक बार अगर ऑब्जेक्ट को मोशन में करा दिए तो वो इनफाइनाइट टाइम तक तुम्हारे बच्चे, उसके बच्चे देखेंगे कि मेरे दादा परदादा ने इसको मोशन में कराया। न्यूटन ने ये बोला। इफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन रेस्ट, अब देखिए इसके कोटेशन को न्यूटन ने क्या कहा है, इसको मैं लिख दे रहा हूं कि इफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन रेस्ट में है और मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ये आप याद रखेंगे, यानी इसके वेलोसिटी कांस्टेंट होगी विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन स्ट्रेट लाइन, विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड इन स्ट्रेट लाइन, straight line, then it maintain to its state of rest or motion until compelled by an external force, ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। इफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन रेस्ट or remain with uniform motion in straight line, then it maintain to its state of rest or state of motion until compelled by an external force, यानी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, या वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, इसके वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अपने कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन रखेगा, क्योंकि कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, क्यों रुकेगा। इसीलिए बोला until compelled by an external force, यानी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो बेटा ये क्या चीज है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ चेंज का विरोध करे, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से, यानी उसका वेलोसिटी कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन में है और उसका स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो उसी वेलोसिटी से इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है ये यही बता रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज अपोज टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट्स ऑफ मोशन, यानी स्टेट ऑफ चेंज का विरोध करेगा। इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि न्यूटन, यहां नोट बेटा लिख दे रहे हैं, आप याद रखिएगा, कंपटीशन इस टाइप के आते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या चीज है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ is law of inertia. Newton's first law is law of
इनर्शिया। ये आप याद रखिएगा, अक्सर आता है कि न्यूटन का कौन सा लॉ ऑफ इनर्शिया है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अराइज करते रहते हैं, तो आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए। इस तरह हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ को समझ गए, आसान था, इनर्शिया और ये, और इस पे आते हैं जो आपको एग्जांपल बताए पूछे गए हैं। अब आप देखिए क्या करना है। ए पार्टिकल इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, ए फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है तो फोर्स कोई जरूरत नहीं है, कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चेंज द डायरेक्शन, कोई जरूरत नहीं है। पार्टिकल इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वो चल रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ पर, ए फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन, फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। पहला करा इंक्रीज इट्स स्पीड, कोई जरूरत, उसी स्पीड से चलता रहेगा। डिक्रीज द मोमेंटम, कोई जरूरत नहीं है। कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डी ऑप्शन होगा। अगर स्ट्रेट लाइन में भाई कोई फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा, ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा, उसको किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं है, यानी कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ का एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए। When a bus suddenly takes a turn, the passenger are thrown outward because of, क्यों outward मतलब वो टेंजेंशियली एक जर्क महसूस करता है, किसके कारण, तो इनर्शिया डायरेक्शन के कारण। इस तरह बेटा इसके क्वेश्चन आते हैं, शेष क्वेश्चन आपको हम बता ही दिए हैं। एक छोटा सा आपको हमने वीडियो दिया है जिसमें है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इसके क्वेश्चन अक्सर आप देखिएगा नीट में, आईटी मेंस में इसके एग्जाम्पल बेटा पूछे जाते हैं। आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप इस कॉन्सेप्शन को समझिए, जिस कारण घटना हो जाए वही एग्जाम्पल होगा। इस तरह हम लोग फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए। थैंक यू।